हाँ सर। अरे क्या झगड़ा उगड़ा हो रहा है, क्या हो रहा है? हम बोल रहे जो भी नोट आप बना रहे हैं, अगर आपको हम पूछेंगे कि चैप्टर 2 में क्या हुआ था या चैप्टर 3 में क्या हुआ था, बता नहीं सकेंगे? और टाइम लेके सर वो कर पाएंगे सर, लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा सर, समझ से बता देंगे सर। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन बताइए। सेल्स ऑर्ग का सेल्स ऑर्ग सर बनता है सर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन मेड टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिवीजन सर मिल कैसे बनता है सर? सेल्स ऑर्गेनाइजेशन बनता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है डिवीजन मिलकर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन बनता है, ऐसे ही लिखा हुआ किताब में। नहीं सर, ऐसा नहीं लिखा हुआ सर, आपने पूछा था। हाँ, तो किताब में जो लिखा है वो बोलना है। क्या होता है प्लांट, क्या होता है प्लांट का डेफिनेशन क्या है? प्लांट का डेफिनेशन पूछ रहे सर? गूगल में सर्च कर ले क्या? नहीं सर, सर्च नहीं। क्या मुंह से क्यों नहीं निकल रहा है? बात सर ये पता सर। सूरज को तो प्लांट का डेफिनेशन क्या है? Plant is an operational facility within company code, and one company code have many plants. सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को बताओ। Sales org is an organizational unit that is responsible for sales of service and materials. मटेरियल मास्टर को बताओ। क्या बोले सर? मटेरियल मास्टर In material master we maintain master data related to business, working day to day business. तुम्हारा कहाँ तक का नोट बना? सर नोट्स मेरा प्राइसिंग तक का कंप्लीट है। किताब वाला नोट ना अपना बनाया हुआ है? नहीं, किताब वाला ही नोट। कस्टमर मेंटेल इंक्वायरी कोड के बारे में बताओ, क्या है डेफिनेशन क्या है? कस्टमर मटेरियल इन्फो रिकॉर्ड। इन कस्टमर मटेरियल इन्फो रिकॉर्ड in customer material info record we assign our material to customer material number. When customer place order using his own material number, in sales order our material number it has to in customer material info record we assign our material number to customer material number. When customer place order using his own material number, CMIR and
सर इस पे कस्टमर मटेरियल info record is one kind of master data where we can maintain customer own description for the order material along with the description. ये आप अपने से बनाए हैं, बुक का डेफिनेशन नहीं है, थोड़ा चेंजेस करना होगा उसमें कि कस्टमर मटेरियल इनको रिकॉर्ड एज अ मास्टर काइंड ऑफ अ मास्टर डेटा वेयर we are maintaining customers material number with respect to our material code, so that Our when material. the customer place the order by using their part number or their material code, so that system should determine our material code. ऐसा करके थोड़ा डिफाइन करना होगा। अच्छा, प्राइसिंग का डेफिनेशन बताओ, प्राइसिंग क्या है? Pricing. Pricing is the combination of creating correct pricing procedures that match the business needs. And it also processes such as correct pricing and discounting. ठीक है, कहाँ तक बना आपका नोट? सर मेरा नोट्स तो सर जितना तक चैप्टर वाइज नोट बन रहा है, वो जो बुक में जो चैप्टर दिया होगा, जो चैप्टर। हाँ जी सर। हाँ सर, चैप्टर वाइज बना है, 1-2 चैप्टर थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है बीच में, लेकिन मैक्सिमम सर जितना स्टेप बाय स्टेप जितना भी है उतना तक तो बना है, और एक इसका पार्टनर डिटर्मिनेशन का आधा बना हुआ है, और अकाउंट डिटर्मिनेशन और इसका टैक्स डिटर्मिनेशन का करना है सर। उसका भी सर जो प्रैक्टिकल का जितना भी स्टेप बाय स्टेप है वो तो सारा हो चुका है, खाली उसका जो डिफिनेशन है वगैरह वो बनाना बचा हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन है, तीनों को पूछ रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि कोई एक कस्टमर का यूज करके, कस्टमर कोड या कस्टमर मास्टर का यूज करके आपने एक सेल्स ऑर्डर बनाया, एक नहीं बहुत सारा सेल्स ऑर्डर बनाया, ठीक है? तो कस्टमर मास्टर भी अवेलेबल है और हम उसका यूज करके बहुत सारे सेल्स ऑर्डर भी बना लिए, सारा कुछ ठीक ठाक है। अभी सेल्स ऑर्डर 500 सेल्स ऑर्डर कुछ बना है, ठीक है? अभी क्वेश्चन ये है कि सेल्स ऑर्डर बनने के बाद अगर हम उस कस्टमर मास्टर में जाके कोई एक चीज को चेंज करते हैं, तो क्या सेल्स ऑर्डर में वो भी चेंजेस आएगा या नहीं आएगा? और अगर आएगा तो कौन सा ऐसा फील्ड है जिसको कस्टमर मास्टर में चेंज करने से सेल्स ऑर्डर में भी वो चेंज होगा? ठीक है, तो उसमें 4 ऑप्शन है। एक है पेमेंट टर्म, एक है इनपुट टर्म, एक है शिपिंग कंडीशन और एक है एड्रेस। सर पेमेंट टर्म, इनपुट टर्म, शिपिंग कंडीशन और उसके बाद क्या बोले? एड्रेस। ये कस्टमर मास्टर में जैसे एड्रेस ना सर? हाँ, कस्टमर मास्टर में इनमें से कौन सा चीज चेंज करने से जितना भी सेल्स ऑर्डर पहले से बना होगा उस कस्टमर का, उसमें भी वो चेंजेस देखने को मिलेगा। एड्रेस चेंज हो जाएगा सर? एड्रेस होगा आंसर। हाँ, एड्रेस चेंज हो जाएगा सर। इसमें लग रहा है कि पेमेंट टर्म
लेकिन एक चीज है सर कि जैसा अगर एक बार सेल्स ऑर्डर बन जाएगा तो फिर जाके उस पे चेंजेस करेंगे तो फिर जाके हो पाएगा वाला। होता है चेंजेस, टेक्स्ट का भी आप चेंजेस करेंगे ना हो जाएगा। टेक्स्ट मेंटेन करके उसको हटा देंगे मास्टर डेटा से तो हट जाएगा सेल्स ऑर्डर हम्म, से। तो टेक्स्ट तो नहीं है मेरा ऑप्शन में, टेक्स्ट अगर रहता तो वो आंसर हो पाएगा। हम्म। तो इन चारों में से जैसे सुरजीत बोला एड्रेस, आपका क्या बोलना है? पेमेंट है मेरा भी हाँ एड्रेस है सर। सर। और विनोद का भी एड्रेस। जी सर। उसको टेस्ट करके देखो तो, अभी तुरंत टेस्ट करो उसमें, क्या चेंज करने से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ऐसे ही पूछेगा इंटरव्यू में, ऐसे ही पूछता है, सर उल्टा वो सीधा तो ठीक है क्वेश्चन। सर, बट जी सर वो तो ठीक है सर, बट सर वो मेरा सर सवाल वही है सर कि पूरा इंग्लिश में सर इंटरव्यू होगा सर। हाँ, अगर सामने वाले को समझ में आ गया कि आपको इंग्लिश में दिक्कत हो रहा है तो हो सकता है कि वो हिंदी में भी पूछे। वो तो सर आराम से बात हो तो बोले तो पिघलने के ऊपर है, वो आपका स्थिति देख के वो डिसाइड करेगा कि क्या करना है सर। जमशेदपुर में भले हिंदी वाला आदमी मिल भी जाए, लेकिन दूसरा जगह में नहीं मिलेगा। नहीं सर, बात तो सही बोल रहे हैं आप। समझ में नहीं सर। हाँ सर, इस पे दिया गया है कि अगर सेल्स ऑर्डर बन गया है, अगर उसको अपडेट करेंगे XD01 VD02 पे तो उस पे रिफ्लेक्ट नया एड्रेस ही करेगा सर सेल्स ऑर्डर पे। खाली एड्रेस चेंज होगा, बाकी चीज नहीं होगी। और किसी नहीं के सर। एक काम करो, तुम ये कस्टमर का ना पेमेंट टर्म चेंज कर दो, इनपुट टर्म चेंज कर दो, उसके बाद फिर एड्रेस चेंज कर दो और शिपिंग कंडीशन भी चेंज कर दो। उसके बाद इस कस्टमर का जो भी पुराना ऑर्डर बना हुआ है उसको खोल के देखो तो क्या चेंज हो रहा है क्या नहीं। ठीक है। शिपिंग का स्टैंडर्ड शिपिंग कंडीशन चेंज कर। सेल्स ऑर्डर में जो इनपुट टर्म आता है सेल्स ऑर्डर बनाने में, वो कहाँ से आता है? सोल्ड टू पार्टी से या शिप टू पार्टी से? सर उसका स्टेप है सर। हाँ? तो टर्म्स आता है। सेल्स ऑर्डर में इनपुट टर्म सोल्ड टू पार्टी से कॉपी होता है या शिप टू पार्टी से कॉपी होता है? शिप टू पार्टी से होगा सर। टेस्ट करके देखें कभी? हाँ सर टेस्ट करके देखे हैं, उसका याद नहीं है। क्या नोट्स शिप भी टू पार्टी? मेंटेन किए हैं। शिप टू पार्टी से होता है। शिप टू पार्टी। और पेमेंट टर्म कहाँ से कॉपी होता है? सोल्ड टू, शिप टू, बिल टू, कहाँ से? सोल्ड टू पार्टी से होगा सर। इसका टेस्ट किए हो तो? पेमेंट टर्म्स हाँ सर उसका भी टेस्ट किए हैं, उसका भी नोट्स मेंटेन भी किए हैं नोट्स उसका भी। इनको टर्म्स पेमेंट टर्म्स उसके बाद क्या बोलते हैं शिपिंग कंडीशन कहाँ प्लान से कॉपी होता है?
सोल टू सिप टू बी टू कहाँ से सिप टू पार्टी से कॉपी होता है। शिप टू पार्टी से आएगा सर। शिपिंग कंडीशन हाँ सोल टू पार्टी से कॉपी होता है। तो ये चीज़। हुआ चेंज हुआ क्या क्या चेंज सर हुआ? ये शिपिंग कंडीशन चेंज नहीं हुआ है क्या? और शिपिंग कंडीशन चेंज नहीं हुआ, कॉस्ट ये भी चेंज नहीं हुआ, इनको टर्म्स भी चेंज नहीं हुआ और टर्म्स ऑफ पेमेंट भी चेंज नहीं हुआ। तो क्या चेंज हुआ? खाली एड्रेस चेंज हुआ क्या? इसका एड्रेस चेंज हुआ सर। एड्रेस यहाँ थोड़ी दिखता है नहीं नहीं, इस पे नहीं। पार्टनर टैब में जाओ फिर वहाँ पार्टनर जाके टैब में क्या चेंज किया? कांड्रा, ये एड्रेस चेंज हो गया सर। ये पहले अंकुल था, कुछ अभी और था। कांड्रा आ गया। अच्छा और ठीक है ये तो भी सर एड्रेस चेंज मतलब चेंज नहीं हुआ है, ये मतलब ये एक बार चेंज किए थे शिप टू पार्टी 1057, लेकिन अभी हम चेंज कर दिए 1056 ही कर दिए शिप टू पार्टी को, ये भी चेंज नहीं हुआ। ये वो क्यों चेंज है? वो कहाँ पे क्या चेंज किया? ये कस्टमर मास्टर में पार्टनर फंक्शन में हाँ शिप टू पार्टी 1057 था और सोल टू पार्टी ये था, तो अभी यही मेरा शिप टू पार्टी भी 1056 है। नहीं वो चीज नहीं है। ये चीज़ चेंज नहीं हुआ फिर भी। वो कस्टमर मास्टर में पार्टनर फंक्शन चेंज कर देने से पुराना सेल्स ऑर्डर में पार्टनर फंक्शन चेंज हो जाएगा ऐसा नहीं, खाली एड्रेस ही चेंज एड्रेस चेंज हुआ, यहाँ से पूरा आ गया। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। तो उसको भूलना नहीं है, ठीक है, नोट वोट बनाते रहना क्योंकि इंटरव्यू में प्रैक्टिकल नहीं पूछेंगे, इंटरव्यू में थ्योरी पूछेंगे। जी अगर थ्योरी आएगा तो बाद में प्रैक्टिकल का कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। सर, अभी तक जितना भी हम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो गया उस बेसिस पे क्या अप्लाई कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। सर एक ये था कि जैसा कि कल सीवी रेडी कर रहे थे तो उस पे जैसा कि मेरा BMW पे वहाँ पर ही तो लॉजिस्टिक एंड यूजर के मेरे को दिखाना पड़ेगा, फिर एक लास्ट का 3.5 से 4 साल का एक्सपीरियंस मेरे को SD कंसल्टेंट का दिखाना पड़ेगा। तो उस बेसिस पे सीवी को हम कैसा उस पे अलग अलग लिखे उस पे? सीवी में लिख दीजिएगा कि पहले 3 साल एंड यूजर का काम किए हैं, एंड यूजर में जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या था, जी सर। रिपोर्ट हाँ बनाना, MIS या जो कुछ भी काम आप करते हैं वो सब लिख दीजिएगा। जी सर। और बाकी 3-4 साल जो भी आप दिखा रहे हैं उसमें जॉब हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो टिकट रिजोल्यूशन, L1 कॉल, सपोर्टिंग L2 L3 वो आराम से पूछ लीजिएगा ना, उसके पास होगा हाँ सीवी भी। हाँ जी सर, उसी का सीवी पे एडिट करके बना रहे थे सर। हाँ तो उसमें लिख दीजिएगा कि क्या करते हैं कि बिजनेस यूजर का इशू आता है तो उसको सॉल्व करते हैं, फिर
रिपोर्ट वगैरह कुछ अगर डेवलप किए हैं तो वो लिख दीजिएगा, ठीक है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में वैसे करके लिख दीजिएगा। योगिक साहब को हाँ नहीं दिया ना कंसल्टेंट वाला चीज? नहीं सर, वहाँ से तो लॉजिस्टिक एंड यूजर का ही दिया है। तो अभी स्टार्टिंग में सर एसडी हाँ, कंसल्टेंट का कितना साल शो करे सर? 3 साल दिखा दीजिए कम से कम। 3 साल, ठीक है सर। और कितना साल का पेपर दिया है लोग योगिक से? योगिक से तो सर 2014 से 2016 का दिसंबर तक ही था। फिर BMW का पेरोल पे आ गए थे सर जनवरी 2017 से सर। तो तो 2014 ऑलमोस्ट से 2.5 साल का 2000 योगिक है। तो योगिक में ही 2 चीज दिखा दीजिएगा। योगिक का पहला 2 साल दिखा दीजिएगा एंड यूजर का, और योगिक का बाद से हाँ। लेकर BMW का एंड तक हाँ। कंसल्टेंट दिखा दीजिएगा। कितना तो साल हो? कंसल्टेंट का सर बहुत साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा सर, 2017 से 2024 तक का, यानी कि 8 साल को उसमें शो हो जाएगा। 8 साल के जैसा फिर आंसर भी देना है। हाँ जी सर, उसी में फंस जाएंगे सर। नहीं, तो उसी ऐसा नहीं में है। अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा थ्योरी वगैरह से। 8 साल हाँ को जी। में सब लोग 8 साल वाला क्वेश्चन पूछेगा ना, यही हाँ प्रॉब्लम है। जी सर। तो कम कर तो दीजिए फिर उसको, जाके 4 साल कर दीजिए, हाँ, 3-4 साल। 3-4 साल किसका सर, एंड यूजर का? हाँ, नहीं एंड कंसल्टेंट का 3-4 साल। आपका सन टोटल कितना साल हो गया? टोटल सर अगर देखा जाए तो हाँ, टोटल योगिक से लेके BMW पे सर 2010 साल का है। तो 10 साल में यहाँ पर 6 साल एंड यूजर का दिखा देंगे, 6-6.5 साल, और 3.5 से 4 साल एसडी कंसल्टेंट का दिखा देंगे सर। हाँ, ठीक है, चलेगा। जी सर। तो सर अभी जैसा कि यूट्यूब वगैरह पे जैसा इंटरव्यू पे कैसा क्वेश्चन पूछता है, अभी उसी पे अभी फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत अलग अलग तरीका का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसी से थोड़ा नोट्स वगैरह बना ले रहे हैं इंटरव्यू के लिए। ठीक है, सही है, वो करते रहिए। अभी वो इंतजार नहीं करना है कि एकदम हम जिस दिन बोलेंगे कि आज आप लोग का क्लास खत्म हो गया, अब आप लोग हाँ इंटरव्यू दे सकते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं हाँ है। जी सर। जी सर। अभी सर बीच में भी राम से बात हुआ था सर इस बारे में, तो बोल रहा था वो कि 15 साल पहले एक तो शो आता था सर MTV रोडीज करके, उसमें सर जो था कंसल्टेंट से पूछा जाता था अपने बारे में बताइए, तो वो सिर्फ ये बताने की कोशिश किया राम कि ये ऐसा है ना SD कि तुमसे तुम्हारी बात पूछा हुआ बात में फंसाते जाएगा वो, और तुमको जवाब देते जाना है, जहाँ तुम फंसा बस वहीं गेट आउट गेट गोइंग। ये बताया तो सर। इंतजार नहीं करना है कोई एंड डे का, कि जिस दिन हम बोलेंगे कि आज जी हमारी सर। क्लास है और आप लोग रेडी है युद्ध में जाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अभी भी CV अभी जो भी है बना लीजिए, CV अपडेट करिए, नौकरी में डाल दीजिए, लिंक्डइन में डाल दीजिए, इधर उधर जी सर। जहाँ जितना वेबसाइट है monster sign.com सब में प्रोफाइल बना के डाल दीजिए, जी सर। ठीक है। और जब भी कोई फोन आएगा तो हाँ उसको अपना कॉन्फिडेंस में लेना है कि वो पूछेगा कि जॉब करना चाहते हैं, कहाँ करना चाहते हैं, बोलेगा मुंबई भेजना है, हाँ मुंबई जाने के लिए रेडी है, ठीक है, कितना रुपया लेंगे, तो हम इतना रुपया लेंगे, तो सब चीज में हाँ 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 करके इंटरव्यू तक पहुंचना है, जी सर। ठीक है। और इंटरव्यू देना भी है, चाहे इंटरव्यू फेल हो चाहे पास हो। कुछ आगे पीछे का नहीं देखना कि कंपनी कोई बड़ा कंपनी है ना छोटा कंपनी है ना क्या है नहीं है, कुछ नहीं देखना। सामने वाला इंटरेस्ट ले रहा आप पे कि आपको इंटरव्यू पूछने के बारे में, तो सब चीज में हाँ बोलते चाहिए। कितना सैलरी लीजिएगा, हम इतना, मतलब सैलरी भी ऐसे 100 नहीं बोलना कि भाग जाए।
सर जैसा कि अगर हम एसडी कंसल्टेंट का सर 3 से 4 साल का दिखाएंगे तो कितना एक्सपेक्ट बोलेंगे कि सर कि वो रीजनेबल रहे सर? आप वो एसडी कंसल्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, आपका सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है। आपका सैलरी जी का सर। कम से कम 20% लेके चलिए। तो कोई सर एक बात भागेगा और नहीं। पूछना था हाँ। सर जी, एक बात और पूछना था। आप सर जब क्लास शुरू हुआ था तो उस समय सर एक हल्का सा बताए थे कि जॉब करते करते या फिर कोर्स खत्म होने के बाद वो सर्टिफिकेशन का जो है वो कर लेना होगा। हाँ। तो सर वहाँ पे इंटरव्यूअर सर पूछेगा सर कि वो एक्सपीरियंस देखेगा सर वो कि सर्टिफिकेट डिग्री देखेगा सर वो, ये सर्टिफिकेशन का सर्टिफिकेट मांगेगा सर? नहीं, अभी सर्टिफिकेट नहीं भी रहने से कोई दिक्कत नहीं है। वो आपके साथ अच्छा। बातचीत करके वो समझ लेगा कि आप कितना पानी में, ठीक है? हाँ। और सर्टिफिकेट रहने से थोड़ा-सा हल्का हो जाता है कि हाँ, सामने वाला बोलता है कि हाँ, ये इसको आता है, इसके पास सर्टिफिकेट है। लेकिन ऐसा नहीं कि इंटरव्यू नहीं पूछेगा या इजी क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप मैट्रिक पास किए हैं और आप मैट्रिक पास किए हैं सर्टिफिकेट के साथ, तो दोनों में कितना डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है सर। एक हम प्रूफ के साथ है सर, मेरा हाँ। डॉक्यूमेंट है मेरे पास। एक है सर मुँह जवानी, बोल दिए तो बस मैंने कि है या नहीं है पता नहीं, लेकिन का पास किए हैं। हाँ, तो पेपर रहने से कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ, मेरे पास पेपर है। जी सर। ये मेरा घर है और ये मेरा घर है और मेरे पास इसका पेपर है। ये दोनों में कितना डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है सर, बहुत ज़्यादा। हाँ, तो वैसा ही है। एक तो है हवा वाला, ये मेरा घर है, कोई गारंटी नहीं है उसमें क्या है नहीं। और एक ये मेरा घर है और ये मेरा पेपर है, तो उसमें कोई आपका बाल भी मौका नहीं कर सकता है क्योंकि आपके पास पेपर है। और जहाँ आपके पास पेपर नहीं है वो खोखला है, ठीक है? तो सामने वाला हड़काएगा तो आप हड़क भी जाएंगे क्योंकि पेपर नहीं है ना आपके पास। तो पेपर रहने से एक ये कॉन्फिडेंस रहता है, सामने वाला भी कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि इसको जानकारी है, नॉलेज है, सर्टिफिकेशन किया हुआ है। और दूसरा चीज़ है ये एकेडमिक में अगर कुछ गड़बड़ रहता है, जैसे आपका सेकंड डिवीजन हो गया होगा या थर्ड डिवीजन हो गया होगा, आर्ट्स लेके पढ़ाई लिखाई किए हैं, तो वो सब चीज़ थोड़ा सा कवर हो जाता है। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर फील्ड है ना, तो सॉफ्टवेयर फील्ड में सबका इंटरेस्ट क्या रहता है कि बंदा बीटेक किया हुआ होगा, ठीक है, इंजीनियरिंग पढ़ाई लिखाई किया हुआ होगा, कंप्यूटर साइंस का लड़का होगा, हाँ, मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन सब चीज़ में फर्स्ट डिवीजन का रिजल्ट आया हुआ होगा, किसी में कोई गैप नहीं रहा होगा मैट्रिक इंटर और ग्रेजुएशन में। तो ये सब चीज़ का एक्सपेक्टेशन रहता है। अब बहुत सारे कंपनी में यही सब रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल होता है तो ज्वाइनिंग करवाता है, नहीं तो छांट देता है। जैसे टीसीएस में, पीडब्ल्यूसी में, डेलॉयट में, ये सब कुछ कंपनी है जहाँ प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि आपका सब चीज़ में 60% होना चाहिए। दूसरा चीज़ है कोई गैप नहीं होना चाहिए मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन में, ठीक है? तीसरा चीज़ है आप बीटेक या बीसीए, एमसीए ये सब चीज़ होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ है तो ठीक है, और नहीं तो आपका इंटरव्यू ले जाएगी, सीवी देख के आपको कैंसिल कर देगा। तो वहाँ वगैरह रहने से थोड़ा वो लोग कंसिडर करता है कि हाँ ठीक है, एकेडमिक में प्रॉब्लम है तो क्या हुआ, अभी वो इस सब्जेक्ट में मेरे को नौकरी देना है, उस सब्जेक्ट में उसके पास पेपर है, पढ़ाई लिखाई किया है, काम किया है, तो चलो तो चांस देते हैं ऐसा। तो सर्टिफिकेट करने से बेनिफिट रहता है, तो आप लोग करेंगे कि नहीं करेंगे आप लोग पर। तो इंटरव्यू देते रहिए, ठीक है? इंटरव्यू कोई कुछ भी बोले, वहाँ एक्सपेक्टेड सैलरी 20% बोलिए तो भागेगा नहीं। अगर उसको 40% बोलिएगा या 50% बोलिएगा तो हो सकता है भाग जाए। और सब चीज़ में हाँ बोलिए। नाइट शिफ्ट में काम करना है उसमें भी हाँ बोल दीजिए। बोलेगा कि कोई रूरल एरिया में भेजना है, कोई गाँव देहात में, उसमें भी हाँ बोल दीजिए। सब चीज़ में हाँ बोलिए। कैसे भी करके इंटरव्यू दीजिए। इंटरव्यू देने से क्वेश्चन पता चलेगा, जी आपको सर। आपका गहराई पता चलेगा कितना पानी में है, ठीक है?
तो 4-5 इंटरव्यू में छटेंगे, तब जाके छठा इंटरव्यू में क्लियर होगा। ऐसा नहीं कि पहले ही इंटरव्यू देंगे और नौकरी लग जाए। जी सर। और ऑनलाइन इंटरव्यू होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोन से दे दीजिए, स्काइप से दे दीजिए, व्हाट्सएप में दे दीजिए, बहुत सारे तरीके हैं, कोई टेंशन नहीं है उसमें, है ना? जी सर। तो इंतजार मत करिए क्लास खत्म होने का, जितना हुआ है उतना ही में इंटरव्यू दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, रिजेक्ट कर देगा, ठीक है? और जी ऐसे भी बड़ा कंपनी का इंटरव्यू का कॉल अभी आएगा नहीं। 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस में बड़ा कंपनी का कॉल नहीं आएगा, छोटा कंपनी का ही कॉल आएगा। तो उसमें हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, क्या है उसमें, कुछ जा रहा है क्या किसी का, कुछ बिगड़ रहा है कुछ? नहीं सर। और इंटरव्यू हमेशा ऐसे ही दिमाग से दीजिएगा कि हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक। नहीं होगा तो भी ठीक। अगर आप ये सोच के दीजिएगा कि नहीं हमको होना ही है, तो फिर नहीं होगा। जी सर, वही सही है कि इंटरव्यू देते समय वही सोचना है कि होगा तो भी सही, नहीं होगा तो भी, उसी में जल्दी चांसेस रहता है कि सर सिलेक्शन का। हाँ, और अगर आप सोचेंगे कि नहीं हमको तो इसको निकालना ही है, इसके बिना मेरा ज़िंदगी बर्बाद है, इसके बिना अमन को कुछ है ही नहीं, तो फिर एकदम पक्का है कि उस इंटरव्यू में आप फेल हो जाएंगे। जी सर। ठीक है, होने वाला चीज का डर रहना ही नहीं चाहिए कि ठीक है नहीं हुआ तो मेरा कुछ खो गया, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, जी सर। तो इंटरव्यू का तैयारी करते रहिए, नोट वोट बनाते रहिए, गूगल से क्वेश्चन निकालिए, इंटरव्यू में क्या क्या पूछता है, यूट्यूब वगैरह अगर देख रहे हैं तो उसको देखिए, तो सबसे आइडिया मिल जाएगा, कोई रटा रटाया वाला चीज नहीं मिलेगा मुझे। ठीक है, तो सामने वाला जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है यूट्यूब और गूगल में, सेम टू सेम आंसर कभी नहीं, मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है ना, और क्वेश्चन बहुत सारा है तो क्वेश्चन बदल ही सकता है। आज हम कुछ क्वेश्चन पूछ ले, कल कोई और कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा, ऐसा रहता है। ठीक है, ये बंद होने वाला है कॉल, हम एक नया रिक्वेस्ट भेजेंगे। ठीक है, इसको एंड कर। जी सर। ठीक है, तो स्क्रीन शेयर करो, आउटपुट का स्टार्ट करते हैं थोड़ा बहुत। तो लास्ट क्लास में हम बताए थे कि आउटपुट डिटर्मिनेशन से हम लोग आउटपुट निकालते हैं। आउटपुट क्या चीज़ का हो सकता है, सेल्स ऑर्डर का आउटपुट हो सकता है, डिलीवरी का आउटपुट हो सकता है, बिलिंग का आउटपुट, तीनों का ही आउटपुट हम लोग निकाल सकते हैं। और क्या क्या मीडियम हो सकता है, तो फैक्स हो सकता है, ईमेल हो सकता है, एडीआई हो सकता है, फैक्स हो सकता है। ठीक है, ऐसे 3-4 मीडियम है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं आउटपुट निकालने के लिए। और आउटपुट ऑर्डर का भी हो सकता है, डिलीवरी का भी हो सकता है, बिलिंग का भी हो सकता है। ठीक है, तो आउटपुट डिटर्मिनेशन करने का जो की कोड है वो है NACE। ठीक है, या फिर अगर SPRO से जाना है तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाके बेसिक फंक्शन में और नीचे में आउटपुट डिटर्मिनेशन करके होगा, आउटपुट कंट्रोल, उसमें आउटपुट डिटर्मिनेशन।
ठीक है। उसके बाद पहला वाला आउटपुट डिटरमिनेशन यूजिंग कंडीशन, उसमें सेल्स का है, बिलिंग का है यहाँ पे। पहले सेल्स वाला देखते हैं, सेल्स एक्टिविटी नहीं, सेल्स डॉक्यूमेंट वाला देखते हैं। तो ये सेल्स ऑर्डर का है, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्राइसिंग प्रोसीजर, जैसे यहाँ पे हम लोग टेबल बना सकते हैं, आउटपुट टाइप बना सकते हैं, एक्सेस सीक्वेंस बना सकते हैं, फिर उसका असाइनमेंट करना है, ऐसे करके होते हैं। तो ये जी सब का भी हम लोग सीक्वेंस के बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं। और यहाँ पे उसको असाइन वगैरह करेंगे, ठीक है। और यही सारा चीज़ का एक कॉमन टी कोड है जो है NACE, जो यहाँ पे जैसा है वहाँ पे भी वैसे ही रहेगा, NACE, ठीक है। तो ये NACE जो टी कोड है ये सिर्फ SD के लिए ही यूज़ नहीं होता है, ये MM के लिए भी यूज़ होता है। तो परचेज रिक्वेजिशन, परचेज ऑर्डर, वो सब का भी अगर प्रिंट आउट निकालना है, ट्रैक निकालना है, ईमेल करना है, तो भी यही टी कोड से उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे NACE में जाने से बहुत सारा चीज़ दिख रहा है, जैसे एप्लीकेशन है CF मतलब एरर कंट्रोल, PCB, E1, EA, EF ऐसा करके। तो सेल्स का क्या से होता है, V से होता है। तो नीचे में देखो V1, V2, V3 ऐसा करके है, ठीक है। तो V1 होता है सेल्स ऑर्डर के लिए, V2 होता है डिलीवरी के लिए, शिपिंग हाँ, V3 होता है बिलिंग के लिए। नीचे में जाओ, नीचे नहीं हो रहा। अच्छा V3 तक लास्ट, ठीक है। तो बिलिंग के नहीं लिए सर, V3 तक नहीं, V5 भी है ग्रुप, V6 हैंडलिंग यूनिट, पेज V7 डाउन दबाओ, ट्रांसपोर्ट। कीबोर्ड से पेज डाउन दबाओ, नहीं हो रहा। नहीं जा रहा क्या, नहीं। क्यों नहीं आ रहा? V4, V5, V6, V7 तक होता है। हाँ, और लास्ट में VL भी है सर, विजिट लिस्ट। आपका में शेयर कीजिए तो राहुल भैया, आपका में आ तो रहा हाँ है। कर बैक रहे करके फिर से घुसो तो ये पेज डाउन दबाओ, नहीं हो रहा। देखिए नहीं, इधर कर्सर क्लिक कर रहा तो राइट साइड में तो कर्सर दिखा रहा है, नीचे आने का पॉसिबिलिटीज है उसमें। है। हाँ अभी ये अभी तो आ जाके रहा। दिखा रहा है अभी। तो V1 है सेल्स ऑर्डर का, V2 है डिलीवरी का, V3 है शिपिंग बिलिंग का, ठीक है। और V7 जो है वो ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट का है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे आने से ऐसा बहुत सारा क्या रहता है, एप्लीकेशन रहता है। तो सेल्स का ये 3 इंपॉर्टेंट है, V1, V2, V3, ठीक है। तो जिसको भी करना है उसको सेलेक्ट करेंगे, V1 को जैसे करना है सेलेक्ट करो, उसके बाद चल जाओ आउटपुट टाइप में, ऊपर में ऑप्शन है आउटपुट टाइप। तो जैसे प्राइसिंग में कंडीशन टाइप बनाते हैं ना, PR00, ZD, KM00, VK00 ऐसे करके बनाते हैं, या बहुत सारे स्टैंडर्ड भी कंडीशन टाइप रहता है। उसी तरह से आउटपुट में भी बहुत सारा आउटपुट टाइप रहता है जो एसएपी ने बना के दिया, ठीक है। इसको बोलते हैं आउटपुट टाइप। जैसे प्राइसिंग में कंडीशन टाइप बोलते हैं, तो यहाँ पे उसको आउटपुट टाइप बोलते हैं। आउटपुट टाइप। तो आउटपुट टाइप जैसे सेल्स डॉक्यूमेंट कितना तरह का होता है, इंक्वायरी होता है, कोटेशन होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है ना। इसीलिए यहाँ पे इंक्वायरी के लिए AF00 है, कोटेशन के लिए AN00 है, ऑर्डर कंफर्मेशन के लिए BA00 है। ये सब स्टैंडर्ड आउटपुट टाइप है जो एसएपी ने बना के दिया है। कि अगर इंक्वायरी का कोई चीज आउटपुट निकालना तो AF00 यूज करो, अगर ऑर्डर का निकालना है तो BA00 यूज करो, ऐसा करो, ठीक है। तो बहुत सारा आउटपुट यहाँ पे दिख रहा है, जैसे BA00 है, KD00 है, AF00 है, फिर मेल है MAIL करके, और नीचे जो ठीक है, और भी है नीचे, जैसे RD03 है, RD00 है, ठीक है। और कोई कोई जेड उड भी बनाया है अपने से।
तो ये सब जो है आउटपुट टाइप ये एसएपी ने बना के दिया है। अगर हम लोग को अपना बनाना है तो किसी को कॉपी करके भी हम लोग बना सकते हैं। तो जैसे अगर हमको ऑर्डर प्रिंट निकालना है ऑर्डर का, तो हम BA00 को सिलेक्ट करेंगे और BA0 को सिलेक्ट करने के बाद लेफ्ट साइड में उसके क्या पहले फोल्डर में क्या है, मेल टाइटल। ठीक है, तो मेल टाइटल में जो हाँ, तो अगर हम किसी को मेल भेजेंगे तो उसका लैंग्वेज हमें यहाँ पे असाइन करना पड़ेगा। तो वर्ल्ड में जितना लैंग्वेज है वो सारा ही रहेगा। और जब हम किसी को कोई मेल भेजेंगे तो उस कंट्री का लैंग्वेज के हिसाब से वो मेल सेंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट जो है प्रोसेसिंग रूटीन। ये प्रोसेसिंग रूटीन में सबसे पहले रहता है मीडियम। तो कल हम बात की थी मीडियम क्या क्या है। यहाँ पे देखो मीडियम में 1 नंबर में है प्रिंट आउटपुट, 2 नंबर में है फैक्स, 5 नंबर में है एक्सटर्नल सेंड, ठीक है, 6 नंबर में है EDI, फिर उसके बाद है ए, वहाँ पे F4 करो, आप भी बहुत सारा ऑप्शन है वहाँ पे। मीडियम में F4 करो। तो अगर प्रिंट निकालना है तो मीडियम के लिए 1 यूज करना है, फैक्स करना है तो 2 यूज करना है, ठीक है, टेलेक्स करना है तो 4 यूज करना है, एक्सटर्नल सेंड करना है तो 5। एक्सटर्नल सेंड मतलब अगर हम अपना ऑर्डर का इंफॉर्मेशन किसी दूसरा सॉफ्टवेयर में भेजना चाहते हैं तो एक्सटर्नल सेंड कर सकते हैं या फिर EDI भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मेल भेजना है तो 7 नंबर यूज करेंगे सिंपल मेल। फिर 8 नंबर है स्पेशल फंक्शन। स्पेशल कुछ कोडिंग वोडिंग करके अगर हमको ऑर्डर का इंफॉर्मेशन किसी और सिस्टम में भेजना है तो भी कर सकते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, 1, 5, 6, 7, 8, ठीक है, यही सारा मीडियम यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद वाला कॉलम में क्या है, प्रोग्राम। तो प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम एक सॉफ्टवेयर होता है, जैसे छोटा छोटा प्रोग्राम होता है, वहाँ पे कोडिंग किया जाता है। ठीक है, और उस प्रोग्राम को यहाँ पे असाइन कर दिया जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोग्राम। मतलब जो प्रिंट निकालना है तो प्रिंट निकालने के लिए हमको अलग से कोडिंग करना पड़ेगा। ठीक है, फैक्स करना है तो फैक्स के लिए हमको अलग से कोडिंग करना पड़ेगा। तो सब के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। उस प्रोग्राम को बनाने के बाद यहाँ असाइन कर देते हैं। प्रोग्राम बनाने का काम किसका है, एबेपर का। एबेप में बनता है, कोडिंग करके बनाया जाता है, उसको यहाँ पे असाइन कर दिया। उसके बाद जो बॉक्स है फॉर्म रूटीन। तो फॉर्म रूटीन क्या होता है कि जैसे अगर प्रिंट है तो उसका एक मेरे को स्ट्रक्चर बनाना होगा, फॉर्म बनाना होगा। ठीक है, और उसको यहाँ पे एंट्री करके डाल देना है। जैसे प्रिंट, फैक्स, एक्सटर्नल, ये सब में एंट्री डाला हुआ है। EDI के केस में EDI प्रोसेसिंग डाला हुआ है और डिस्ट्रीब्यूशन में ALE प्रोसेसिंग डाला हुआ है। ठीक है, तो ये सब स्टैंडर्ड है, सब रूटीन है उसका। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्म, FORM। ठीक है, तो फॉर्म का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग प्रिंट निकालते हैं तो उसका एक फॉर्मेट रहता है ना, जिसमें ऊपर में बस लिखा हुआ रहता है या चालान लिखा हुआ रहता है, बाएं तरफ में डेट रहता है, दाएं तरफ में ऑर्डर नंबर या इनवॉइस नंबर, है ना, फिर सोल्ड टू पार्टी, फिर शिप टू पार्टी, उसका एड्रेस, फिर मटेरियल कोड, डिस्क्रिप्शन, चालान, ऐसे करके फॉर्मेट रहता है ना इनवॉइस का। ठीक है, जैसे कोई भी कंपनी का या कोई भी दुकान वाला जब इनवॉइस देता है तो एक ही तरीके का प्रिंट रहता है ना उसका। जैसे चंदा बुक होता है ना, जो चंदा काटने वाला, उसका फॉर्मेट तो सेम ही रहता है ना। खाली उसमें खाली बक्सा रहता है, उसमें नाम डाल देता है, पैसा डाल देता है, डेट डाल देता है, ऐसे रहता है ना। तो जो फॉर्मेट है, डिजाइन है या जो फॉर्मेट है, उसको क्या बोलते हैं, फॉर्म। ठीक है, समझ में आया? हेलो, यस सर। जी सर। तो उसको सर बोलते फिर से हैं रिपीट कीजिएगा तो। किसको रिपीट करना? वही जो बोले अभी। चंदा बुक देखे हैं ना, बचपन में जो सरस्वती पूजा का चंदा या दुर्गा पूजा का चंदा काटते हैं,
जी सर। हाँ? चंदा बुक में क्या रहता है? चंदा बुक में रहता है सीरियल नंबर, रिसिप्ट नंबर 1, रिसिप्ट नंबर 2, ऐसे करके 100 पेज का एक चंदा बुक रहता है। उसमें क्या रहता है? हाँ जी ऊपर में सर। सब पेज का ऊपर में, सभी पेज का ऊपर में लिखा रहता है यूनाइटेड क्लब। उसका नीचे में लिखा हाँ रहता है जैसे नेम, उसका नीचे में डेट, उसका नीचे में डोनेटेड अमाउंट या फिर अमाउंट ऐसा लिखा रहता है। और सब चीज़ का नीचे में लिखा रहता है कि प्रेसिडेंट कौन है, तो सुपरवाइजर कौन है, ऐसा ऐसा करके कुछ कुछ लिखा रहता है और हाँ कुछ जी। फोटो वोटो डाला हुआ रहता है। तो जितना भी पेज है हम्म, सब में तो एक ही जैसा प्रिंट रहता है ना। हाँ और जब उसको किसी को काटना रहता है तो उसका नाम लिख देता है, डेट लिख देता है, पैसा लिख देता है और फाड़ के दे देता है। ऐसे ही रहता है ना। हम्म, हाँ जो जी सर। फॉर्मेट है या जो डिजाइन है वो तो सेम रहता है। हाँ सेम रहता है सर। अभी टाटा स्टील जो इनवॉइस बनाता है तो उसका सारा इनवॉइस का जो प्रिंट है वो तो सेम ही रहेगा। जी सर। हाँ फॉर्मेट डिजाइन तो सेम ही रहता है ना, खाली उसमें कस्टमर का नाम चेंज हो जाता होगा, डेट चेंज हो जाता होगा, मटेरियल चेंज हो जाता होगा, हम्म, अमाउंट चेंज हो जाता होगा, यही सब चेंज होता होगा। बाकी टाटा स्टील लिमिटेड तो हाँ ऐसे ही लिखा हुआ होगा। टाटा स्टील का जो एड्रेस है जो नीचे में प्रिंट होता होगा वो भी फिक्स्ड है, वो भी लिखा होता होगा ऐसे। ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? फॉर्म। फॉर्म। जो डिजाइन है या जो फॉर्मेट है उसको क्या बोलते हैं? फॉर्म बोलते हैं उसको। फॉर्म। ठीक है। और ये जो फॉर्म के बगल में जो पीडीएफ ऑब्लिक स्मार्ट फॉर्म है, ये भी वही चीज है। तो फॉर्म का जो अभी लेटेस्ट वर्जन है उसको बोलते हैं पीडीएफ फॉर्म बोलते हैं उसको। ठीक है। तो जो पेपर वगैरह ट्रक वाला लोग लेके जाता है या फिर जो इनवॉइस से गाड़ी निकलता है, मटेरियल निकलता है कंपनी से, उसका जो प्रिंट होता है, प्रिंट का जो फॉर्मेट है, जो डिजाइन है, उसको बोलते हैं फॉर्म। ये फॉर्म बनाने का काम या फिर ये प्रोग्राम बनाने का काम ये सब किसका है? एबैप मॉडल का। एबैप। ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं ऐसा डिजाइन बना दो, ऐसा बाएं तरफ में ऐसा लिख दो, दाएं तरफ में ऐसा लिख दो, तो लोग ऐसे ऐसे बना देते हैं, ऐसा वैसा लिख देते हैं। तो डिजाइन बनाने का काम वही लोग। ठीक है ना। तो इतना हो जाने के बाद फिर नीचे में एक ऑप्शन है पार्टनर फंक्शन, लेफ्ट साइड फोल्डर में। तो उसमें पार्टनर फंक्शन में क्या होता है कि जब हम इसका प्रिंट निकालेंगे तो ये प्रिंट किसके लिए निकलेगा? सोल्ड टू पार्टी के लिए या शिप टू पार्टी के लिए, ऐसा। ठीक है। तो लेफ्ट साइड फोल्डर में जो पार्टनर फंक्शन है उसमें डबल क्लिक करें। ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट आउट किसका निकलेगा? सोल्ड टू पार्टी का। फैक्स सोल्ड किसका टू पार्टी। निकलेगा? सोल्ड टू पार्टी का। ईडीआई किसका होगा? सोल्ड टू पार्टी का। एएलई किसका होगा? सोल्ड टू पार्टी का। तो सोल्ड यहाँ टू। पे हम लोग पार्टनर फंक्शन डालते हैं कि कौन सा मीडियम का प्रिंट किसके लिए निकलेगा। ठीक है। चलो बैक करो इसको। तो आउटपुट टाइप बन गया। आउटपुट टाइप बनने के बाद यहाँ पे प्रोग्राम असाइन कर दिए, फॉर्म असाइन कर दिए। ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? बैक करो। अच्छा, ये और एक बार फिर से अंदर जाओ उसमें, और आउटपुट टाइप के अंदर में वो BA00 को सिलेक्ट करो और ऊपर में मैग्नीफायर ग्लास में क्लिक करो, मैग्नीफायर। तो आउटपुट टाइप में ऐसे बनाना पड़ता है। आउटपुट टाइप का कोड देना पड़ता है 4 डिजिट का, उसका बगल में उसका डिस्क्रिप्शन डालना पड़ता है, जैसे ऑर्डर कंफर्मेशन डाला हुआ है वैसे। उसके बाद ये जनरल डेटा में आके पहला वाला जो टैब है यहाँ पे एक्सेस सीक्वेंस डाल सकते हैं कि अगर मेरे को आउटपुट ऑटोमेटिक ट्रिगर करना है तो एक्सेस सीक्वेंस डालना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे फ्लैग लगाना पड़ेगा एक्सेस टू कंडीशन, जैसे यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है। सेम टू सेम वैसे ही रहेगा। फिर नेक्स्ट टैब में जाओ, डिफॉल्ट वैल्यू में यहाँ पे डिस्पैच टाइम, ट्रांसमिशन मीडियम, पार्टनर फंक्शन, ये 3 चीज मेंटेन करना पड़ता है डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है। नेक्स्ट टाइम में जाओ। अच्छा, ये जो डिस्पैच टाइम है ना, इसके बारे में बताता हूँ। डिस्पैच टाइम में 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। ठीक है।
ये 4 का अलग-अलग मतलब है। जैसे 4 नंबर जो है सेंट इमीडिएटली व्हेन सेविंग द एप्लीकेशन, इसका मतलब है कि जैसे ही हम सेल्स ऑर्डर सेव करेंगे तो प्रिंटर में उसका प्रिंट निकल जाना चाहिए। हम्म, या फिर जैसे ही हम इनवॉइस BF01 करके सेव बटन दबाएंगे तो उसका इनवॉइस प्रिंट हो जाना चाहिए। जैसे हम एटीएम से किसी को पैसा पेमेंट करते हैं तो कैसे ही जैसे ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है तो प्रिंटर से निकल जाता है ना, एटीएम का जो प्रिंट होता है। हम्म, क्रेडिट कार्ड जी, डेबिट कार्ड से अगर पेमेंट करते हैं किसी को तो एक कॉपी देता है ना आपको प्रिंट निकाल के मैसेज। हम्म, तो वैसे ही है कि जैसे ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो प्रिंट निकल जाएगा प्रिंटर से। तो 4 नंबर, पहला नंबर जो है उसका मतलब है कि तुरंत नहीं निकलेगा। जैसे ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा BF01 करके सेव करेंगे तो सारा दिन भर हम बहुत सारा BF01 किए और ऐसे सेव करते हुए चल गए और टाइम डाल दिए रात को 8 बजे। आज दिन भर के जितना BF01 होगा उस सब का प्रिंट एक एक करके निकलते रहेगा प्रिंटर में। उसको कर सकते हैं हम लोग कैसे, ऑप्शन नंबर 1 का सिलेक्शन करें। ठीक है, 4 नंबर है कि तुरंत निकल जाएगा सेव होते साथ। 1 नंबर है तुरंत नहीं निकलेगा, वो बनते रहेगा बनते रहेगा बनते रहेगा और हमको एक टाइम सेट करना पड़ेगा कि जितना भी आज दिन भर में बना है उसका प्रिंट कब निकालना है। अगर हम 8 बजे का टाइम देंगे तो घड़ी में जैसे ही 8 बजेगा प्रिंटर में प्रिंट आने चालू हो जाएगा, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद है 2 नंबर सेंड विद जॉब विद एडिशनल टाइम स्पेसिफिकेशन। तो 2 नंबर जो है वहाँ हम लोग एडिशनल टाइम डाल सकते हैं। जैसे 1 नंबर पे मैंने 8 बजे का टाइम बताया, तो 2 नंबर में हम सेट कर सकते हैं कि हर 2 दिन बाद जैसे सोमवार में निकलेगा प्रिंट, फिर बुधवार को निकलेगा, फिर शुक्रवार को निकलेगा। अगर इस तरीके का कोई काम है तो हम लोग 2 नंबर का ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। डेली 8 बजे प्रिंट नहीं चाहिए हमको, सोमवार का 8 बजे चाहिए, बुधवार का 8 बजे चाहिए, शुक्रवार का 8 बजे चाहिए। ठीक है, अब 3 नंबर जो है वो करने से क्या होगा कि जो प्रिंट निकालते हैं उसका एक स्टैंडर्ड ट्रांजैक्शन है जैसे भी बना के दिया है, सिर्फ उसी ट्रांजैक्शन से ही प्रिंट निकलेगा, ना तो सेव करने से निकलेगा ना ही टाइम सेट करने से निकलेगा। हम चाहते हैं कि जब हमको प्रिंट निकालना रहेगा हम वो वाला टी कोड चलाएंगे तभी जाकर प्रिंट निकलेगा। समझ में आ गया चारों का मतलब क्या क्या है, बताओ चारों का। ये 4th नंबर इमीडिएट निकल जाएगा, जैसे ही ऑर्डर को सेव करेंगे तो इमीडिएट निकल जाएगा। हाँ, ये ऑर्डर मतलब बनते रहेगा जब तक हम उसका टी कोड नहीं चलाएंगे, तब तक उसका बोलेंगे नहीं निकालने के लिए सिस्टम को, तब तक वो नहीं निकालेगा। जब बोलेंगे तभी निकालेगा। ये है जॉब शेड्यूल कर देंगे कि ये स्पेसिफिक टाइम पे ही निकालना है, वो स्पेसिफिक टाइम हो या फिर स्पेसिफिक डे हो, तो जिस टाइम पे जॉब शेड्यूल किया हुआ रहेगा उसी टाइम पे निकलेगा। और ये है कि जॉब चला देंगे तो वो अपने आप निकलते रहेगा। जब जॉब चलेगा तब तक निकलेगा अपने आप, एक के बाद एक निकलते ही आएगा। जैसे पहले जब बैंक ट्रांसफर करते थे जो RTGS और NEFT होता था, ठीक है, हाँ अभी जी, तो हम लोग गूगल पे फोन पे मारते रहे तो 1 सेकंड भी नहीं लग रहा है, एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट में तुरंत पहुंच जाएगा पैसा। पहले ऐसा था क्या? नहीं सर। UPI जब ये UPI वाला सिस्टम नहीं था, गूगल पे फोन पे सब नहीं था, तो पहले कैसे होता था ट्रांसफर? RTGS NEFT ऐसे करके। हाँ, तो उसमें क्या होता था जब हम लोग ट्रांसफर कर देते तो तुरंत पैसा चल जाता था।
एनईएफटी नहीं में सर, तो सर उसको अभी तुरंत चल टाइम जाता है, लगता था। आरटीजीएस में नहीं जाता है, 2 घंटा 3 घंटा लगा देता है। एनईएफटी में तो अभी तुरंत चल जाता है। नेट बैंकिंग में भी अभी तो तुरंत चल ही जाता है। ये अभी का बात नहीं कर रहे हैं, पहले का बात। ये तुरंत तो नहीं आता था सर, टाइम NEFT लगता में क्या टाइम लगता था? सर। वो आरबीआई को भेजा जाता था पहले सर, और हम्म। आरबीआई से पैसा छोड़ता था, जिस अकाउंट के लिए भेजा गया वहाँ भेजता था सर वो। तो आरबीआई तो अभी भी है, आरबीआई बीच में हमेशा रहता है। अभी भी आप यूपीआई करते हैं ना, तो आरबीआई के जी सर। थ्रू ही जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एसबीआई से एक्सिस में पैसा भेज रहे तो आरबीआई को कुछ पता नहीं चलता। आरबीआई को हर एक चीज पता रहता है, ठीक है। सर वो तो आरबीआई तो शेयर करता है, वो लोग का डेटा को एक्सचेंज तो आरबीआई करने का काम करता है, नहीं तो एक बैंक का डेटा तो दूसरा बैंक ले लेगा वैसे भी। हाँ, वो लोग का तो डेटा आरबीआई पूरा अभी भी है बीच में, लेकिन पहले क्या था ना, उसका जॉब शेड्यूल था। जब पहले हम लोग एनईएफटी या आरटीजीएस करते थे तो दिन में 2 बार होता था, ठीक है। उसका स्लॉट था, अगर सुबह में आप करेंगे तो दोपहर का 1 बजे या 1:30 बजे उसका पैसा ट्रांसफर होता था, और अगर 1 या 2 बजे के बाद करेंगे तो शाम को 4 बजे या 5 बजे का टाइम था, उस समय होता था। तो दिन में 2 बार ट्रांसफर होता था पैसा, ठीक है। या फिर जैसे आप जैसे ईएमआई वगैरह आप लेते हैं बैंक से, कोई चीज़ का लोन लिए हैं और बोल रहे हैं कि हर महीना के 4 तारीख को हम पैसा दे दें, तो आपको पैसा देना पड़ता है या वो पैसा ले लेता है अपना? अपने आप ले लेता वो अपने आप काट देता है आपके अकाउंट से, ऐसे ही रहता है ना? है। हाँ। कैसे काटता है वो अपने से? उसको अपने वहाँ आप पे का उसका टाइम सेट किया रहता है सर। जी सर। हाँ, तो वो वही है, पहला वाला जो है ना 1 नंबर, तो वही वाला चीज हर महीना का 5 तारीख में आपका अकाउंट से पैसा काट लेगा, ठीक है। उसको बोलते हैं शेड्यूल जॉब। शेड्यूल। जब तक आपका पैसा पूरा नहीं आ जाता तब तक काटते रहेगा, जब पूरा पैसा आ जाएगा तो काटना बंद कर देगा। उसमें आपको कुछ पूछेगा भी नहीं, आपसे कोई ओटीपी भी नहीं मांगेगा, आपसे पिन कोड भी नहीं मांगेगा, कुछ नहीं। हर महीने का 4 तारीख आएगा, आपका बैंक में जाएगा और उतना पैसा काट लेगा, ठीक है ना। हाँ। उसको बोलते हैं शेड्यूल जॉब, ठीक है। तो ये समझ में आ गया डिस्पैच टाइम का मतलब? जी सर। याद रखिएगा ना चारों का मतलब, हाँ सर। जी सर। ठीक है। उसके बाद टाइम टैब में जो टाइम में कुछ करना नहीं, पहला ही वाला रहेगा, पीरियोडिक जॉब नॉट अलाउड। उसके बाद प्रिंट ऑनली स्कूलर, ये सब भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्रिंट ऑनली रहेगा। यहाँ पे भी प्रिंट रहेगा, सेल्स ऑफ रहेगा, ठीक है। और मेल यहाँ कुछ नहीं है, शॉर्ट ऑर्डर में जो ये सब ऐसे ही, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग एक कस्टम अपना आउटपुट टाइप बना सकते हैं, किसी पुराना आउटपुट टाइप को कॉपी करके, ठीक है। फिर बैक करो, फिर बैक करो, तो आउटपुट टाइप बन गया, कॉन्फ़िगरेशन हो गया, प्रोग्राम को भी वहाँ असाइन कर दिए और फॉर्म को भी वहाँ असाइन कर दिया। इतना होने के बाद क्या करना पड़ता है, प्रोसीजर में जाना पड़ता है। तो जैसे प्राइसिंग प्रोसीजर होता है, जैसे टेक्स्ट प्रोसीजर होता है, उसी तरह से आउटपुट प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो आउटपुट प्रोसीजर में जाओ और ऑर्डर आउटपुट जो है ना V140, इसको सेलेक्ट करो, फिर कंट्रोल में जाओ। तो यहाँ पे हमें वैसे स्टेप, काउंटर, कंडीशन टाइप और रिक्वायरमेंट ऐसे करके हमें मल्टीपल कंडीशन टाइप यहाँ पे डालना होगा, मतलब मल्टीपल आउटपुट टाइप यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। तो एक सेल्स ऑर्डर का क्या सिर्फ प्रिंट ही निकलेगा क्या? ऐसा तो नहीं है, उसका मेल भी नहीं। हो सकता है, फैक्स भी हो सकता है, ईडीआई भी हो सकता है। तो हर एक मीडियम के लिए अलग अलग आउटपुट टाइप बनाते हैं,
प्रिंट का अलग होगा, फैक्स का अलग होगा, ईमेल का अलग होगा, ईडीआई का अलग होगा। तो हर एक काम का अलग अलग आउटपुट टाइप होगा, ठीक है। हर एक काम का अलग अलग आउटपुट टाइप होगा। प्रिंट का आउटपुट टाइप अलग होगा, फैक्स का अलग होगा, ईडीआई का अलग होगा, ईमेल का अलग होगा, ऐसे। तो आउटपुट टाइप हम लोग पहले बना लेंगे और फिर उस आउटपुट टाइप को यहाँ पे असाइन कर लेंगे 6 स्टेप वाइज, 1 2 3 4 करके यहाँ पे सीक्वेंस वाइज मेंटेन कर लेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया? जी सर। ठीक है, चलो पैक करो इसको। तो प्रोसीजर बन गया, चलो पैक करो। और अगर एक्सेस सीक्वेंस बनाना है तो हम लोग एक्सेस सीक्वेंस में जाएंगे। एक्सेस सीक्वेंस में जाओ, E1 को सिलेक्ट करके एक्सेस सीक्वेंस में जाओ। यहाँ पे आके हम लोग वैसे ही एक्सेस सीक्वेंस अगर बनाना है कॉम्बिनेशन की, हमको सेल्स ऑर्डर के बेसिस में आउटपुट ट्रिगर करना है, बिलिंग के बेसिस में आउटपुट ट्रिगर करना है, ऑर्डर के बेसिस में आउटपुट ट्रिगर करना है, हम लोग यहाँ पे अलग अलग एक्सेस सीक्वेंस बना सकते हैं। एक्सेस सीक्वेंस के अंदर जाने से फिर वैसे टेबल आएगा, जैसे टेबल वगैरह था पहले, ठीक है। तो हम लोग अपना टेबल भी बना सकते हैं, अपना एक्सेस सीक्वेंस भी बना सकते हैं। याद है ना ये सब? हाँ सर। हाँ जी सर। कि जैसे सेल्स ऑर्डर मेरा बनेगा, सेल्स ऑर्डर सेव भी होगा, ठीक है। अगर मेरा रिक्वायरमेंट कुछ है, मान लो ऐसा कि मेरा सेल्स ऑर्डर बनेगा, सेल्स ऑर्डर सेव भी होगा, मेरा जो प्रिंट आउट है वो प्रिंट आउट मेरा सब सेल्स और ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं रहेगा। कोई पर्टिकुलर एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है उसी का प्रिंट आउट निकलेगा, बाकी लोग का नहीं निकलेगा। ऑर्डर सेव तो होगा लेकिन प्रिंट नहीं निकलेगा। समझ में आ रहा है? हाँ। अभी हम बहुत तरीके के ऑर्डर बनाते हैं, OR1 बनाते हैं, OR बनाते हैं, OR2 बनाते हैं, OR3 बनाते हैं, ऐसे करके मेरा 4-5 तरीके का ऑर्डर टाइप है, ठीक है। और ये सारा जितना भी तरह का ऑर्डर टाइप है वो हम करीब 2-3 सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। 1000 है, 2000 है, 3000 है, ऐसे करके है। लेकिन जो प्रिंट होगा ना, वो प्रिंट मेरा कोई एक 1000 वाला सेल्स ऑर्ग में होना चाहिए और सिर्फ ऑर्डर टाइप OR1 के लिए होना चाहिए, बाकी लोग का प्रिंट नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि बाकी का प्रिंट नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ अगर रिक्वायरमेंट रहेगा तो उसको हम लोग एक्सेस सीक्वेंस से कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक्सेस सीक्वेंस बना लेंगे, टेबल बना लेंगे और बाद में उसका आउटपुट का जो कंडीशन रिकॉर्ड है वो मेंटेन कर देंगे। तो जिस कॉम्बिनेशन पे मेंटेन करेंगे उसी पे वो आउटपुट का प्रिंट निकलेगा, बाकी में नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले एक्सेस सीक्वेंस बनाना पड़ता है और जो कॉम्बिनेशन पे हमको बनाना है उसका हम टेबल वगैरह यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल बता रहे हैं, ज़्यादा समझ में आ रहा है। जैसे पहले, अभी का तो हम नहीं बता रहे, मतलब पहले क्या होता था जब SBI का ही अगर हम बात करते तो SBI में ना कितना 1000 ना 5000 कुछ था, 1000 या 5000 रुपया के नीचे अगर कोई मनी डिपॉजिट करता था ना तो टेक्स्ट मैसेज नहीं आता था उसमें कि आपका अकाउंट में इतना पैसा जमा हुआ है। कुछ एक लिमिट था, हम लिमिट भूल गए। और उसी तरह से अगर कोई पैसा निकालता था तो 500 रुपया 100 रुपया निकालने से ना मैसेज नहीं आता था। 5000 ना 1000 या 10,000 कुछ लिमिट था, उतना रुपया निकालने से ही मैसेज आता था मोबाइल में कि आपका बैंक से इतना रुपया निकाला गया। कुछ याद है आप लोग को? अभी तो 1 रुपया का भी ट्रांजैक्शन होने से मैसेज आ जाता है कि आपका बैंक से 1 रुपया कट गया। हाँ जी। हाँ आता है सर। और 1 रुपया डालने से मैसेज आता है कि 1 रुपया डाला है किसी ने? हाँ जी कभी सर। आता है सर, कभी नहीं आता है। तो SBI में
जब एसबीआई का तो अलग नौटंकी है, एसबीआई का नहीं छोड़ो। प्राइवेट बैंक में 1 रुपया घुसने से भी आएगा, 1 रुपया निकलने से भी आएगा, हाँ हाँ जी सर। ठीक है। लेकिन यही चीज पहले नहीं था, उसका एक लिमिट था, मैं वो लिमिट भूल गया। 5,000 रुपया ना 10,000 रुपये का लिमिट था, ठीक है। 5,000 रुपये का नीचे का ट्रांजेक्शन करने से या तो पैसा घुसे या तो पैसा निकले, किसी में भी मैसेज नहीं आता। 5,000 के ऊपर का ट्रांजेक्शन होने से मैसेज आता, ऐसा था। तो वो हाँ। एक तरीके का रिक्वायरमेंट था, मतलब सभी को मैसेज नहीं जाना चाहिए, 5,000 से ऊपर का ट्रांजेक्शन हो तभी ही जाना चाहिए, ऐसा था। इस तरीके का अगर कुछ रिक्वायरमेंट है ना तो उसको हम लोग एक्सेस सीक्वेंस से मेंटेन करते हैं, ठीक है। समझ में आया? हम्म। चलो बैक करो उसको। तो मेरा कंडीशन टाइप बन गया, मतलब मेरा ऑर्डर टाइप बन गया, ऑर्डर टाइप बन गया, प्रोग्राम उसमें असाइन कर दिए, फॉर्म बन गया उसको भी असाइन कर दिया। फिर मेरा एक्सेस सीक्वेंस बन गया, एक्सेस सीक्वेंस के बाद मेरा प्रोसीजर भी बन गया, ठीक है। अभी क्या करना है, कंडीशन रिकॉर्ड बनाना है, ठीक है। तो कंडीशन रिकॉर्ड में जाके जो भी कंडीशन टाइप है या आउटपुट टाइप है उसको सेलेक्ट करेंगे एंड उसका यहाँ पे जो भी कंडीशन कॉम्बिनेशन बनाए हैं, चाहे ऑर्डर टाइप के बेसिस में हो या सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस में, उसको यहाँ पे मेंटेन कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर टाइप, उसके बाद फिर पार्टनर फंक्शन क्या होगा, सोल्ड टू पार्टी, शिप टू पार्टी, उसको डाल देंगे। उसके बाद पार्टनर का कोड डाल देंगे, फिर मीडियम डाल देंगे, फैक्स होगा, ईमेल होगा, ईडीआई होगा, उसको डाल देंगे। उसके बाद डेट में डाल देंगे कि सेव होते साथ तुरंत हो जाना चाहिए या शेड्यूल जॉब में होना चाहिए, ऐसा करके। और लास्ट में लैंग्वेज में इंग्लिश डाल देंगे। ऐसे करके हम लोग कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे आउटपुट को ट्रिगर करने के लिए, ऑटोमेटिक ट्रिगर करने के लिए, ठीक है। ठीक है, समझ में आया? ठीक। हाँ सर। यही सारी चीज को हम लोग वहां से भी कर सकते हैं, एसपीआरओ में जो बात था वहां से भी कर सकते हैं। सेम वही सब है ना, देखो जो सब वहां से खुला था। वही सब है। वही सब है ना। हाँ, तो ठीक है, कोई भी जो भी स्टेप आपको अच्छा लगे उसको, चाहे एसपीआरओ से हो या टी कोड से, तो आप लोग को क्या करना है, यूट्यूब या गूगल का सहारा लेके आउटपुट डिटरमिनेशन का कॉन्फ़िगरेशन करना है अपने से, आपका सेल्स ऑर्डर का प्रिंट निकालना है, ठीक है। गूगल से, यूट्यूब से, जिससे सहारा लेना है लीजिए, आउटपुट डिटरमिनेशन का कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करना है। देखिए हो पा रहा है कि नहीं आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में उसको आगे डिस्कस करेंगे कि इसको क्या प्रॉब्लम है नहीं है। अच्छा, ये सब हो जाने के बाद इसका इम्पैक्ट कहाँ पे दिखेगा, तो कोई भी सेल्स ऑर्डर को खोलो, जैसे सेल्स ऑर्डर का प्रिंट निकालना है तो कहाँ पे दिखेगा मेरे को, तो पहले VA02 में जाए, हाँ अंदर VA02 हाँ सेल्स ऑर्डर या बिल जो भी। अब एक्स्ट्रा में जाओ, एक्स्ट्रा, हाँ
फिर आउटपुट में जाओ, हेडर में जाओ, एडिट में जाओ, तो यहाँ पे वो आउटपुट आ जाएगा जो आउटपुट हम कंडीशन रिकॉर्ड के थ्रू मेंटेन किए रहोगे। जैसे BA00 अगर है तो यहाँ पे वो BA00 आ जाएगा अपने से। अगर नहीं आ रहा है तो हम लोग मैनुअल डाल भी सकते हैं, डाल दो BA00 करके। ये ऑर्डर कंफर्मेशन BA00 BA00 BA चौथा नंबर, चौथा ऊपर से चौथा। मीडियम में डाल दो प्रिंट, प्रिंट पार्टनर फंक्शन में SP डाल दो, सोल्टो पार्टी। इंटर करो, ठीक है, इंग्लिश आ गया। और वो डेट टाइम में 3 नंबर आ गया। 3 नंबर का मतलब बाय ऑन ट्रांजेक्शन। राइट साइड में जाओ, देखो 3 नंबर आ गया। ये 3 नंबर कहाँ से आया? क्योंकि जब आउटपुट टाइप का कॉन्फ़िगरेशन हुआ है तो वहाँ पे 3 नंबर डाला गया था ना, हाँ। वो वहाँ से यहाँ कॉपी हो गया था। इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है? समझ में आया ये 3 कहाँ से आया? जी सर। तो इसको सेव, इसको सेव कर दो। यहाँ LOCL डाल दो, LOCL, लोकल प्रिंटर। लोकल प्रिंटर का मतलब नहीं ले रहा, LP01 का। उसका मतलब है कि मेरा ये जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर में SAP चल रहा है, इसके साथ जो प्रिंटर कनेक्टेड है, तो जो लोकल प्रिंटर है उसमें उसका प्रिंट आ जाना चाहिए। LP01। वो जो डाला है, और प्रिंट इमीडिएटली में क्लिक कर दो। चलो सेव करो, इसको बैक करो, सेव करो। इतना होने के बाद अब मेनू में जाओ, सेल्स डॉक्यूमेंट में, वहाँ इशू आउटपुट करो, इसको सेलेक्ट करो। BA00 ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब नीचे में प्रिंट भी कर सकते हैं, तो प्रिंट करने से तो फायदा नहीं है, प्रिंटर है नहीं। उसका बगल वाला करो, प्रिंट प्रीव्यू, वो नहीं हो। हाँ ये, तो उसका यहाँ पे प्रीव्यू दिखा देगा ये सब, ठीक है? और अगर प्रिंटर लगा हुआ रहेगा कंप्यूटर के साथ तो प्रिंट बटन दबा देंगे ना, तो प्रिंटर में उसका प्रिंट आ जाएगा, ठीक है? तो ये जो स्क्रीन यहाँ पे आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं? फॉर्म। इसी को डेवलप करता है या डिजाइन करता है एडोपन होता है। ये जो लिखा आ रहा है ना यहाँ पे, ऑर्डर कंफर्मेशन, कंपनी, राम एंड मोहन, ये सब चीज वही लोग करते हैं। ठीक है जी सर। तो सेम ऐसे ही करके हम लोग डिलीवरी का भी प्रिंट निकाल सकते हैं, इनवॉइस का भी प्रिंट निकाल सकते हैं। तो इसको आप लोग अपने से करिए, और ये स्टैंडर्ड को यूज नहीं करके अपना कस्टम आउटपुट टाइप बनाइए, जेड वाला आउटपुट